तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि प्लेस जो है क्या इस तरह से हो सकता है कि जो प्लेस्ड गुड्स है, बेल्ड गुड्स है, वो आपके बेलर के पास ही रह जाए और बेली कहे कि मुझे जब जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। तो हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाद में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कंफ्यूज हो जाती हैं पार्टीज की पोजीशन की डिलीवरी की बात हो रही है और यहां पोजीशन की डिलीवरी हुई नहीं है, तो क्या यहां पे ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है ये फुलफिल अगर नहीं हुआ तो क्या यहां पे प्लेस जो हुआ है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो इस बात की, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगी। तो उसके लिए आप समझिए प्लेस बाय हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे पता है? दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित या दृष्टि बंधित कह सकते हैं। दृष्टि बाधित माने क्या हुआ? आप शायद हाइपोथिकेशन को अगर इस वर्ड को समझे हिंदी वाला तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। कैसे? दृष्टि द्वारा जो जिसपे विजिलेंट आदमी रहे और जिसने निगाह बना रखी हो, यह है दृष्टि बाधित। तो प्लेस बाय हाइपोथिकेशन, जैसे उदाहरण के लिए मानिए कि बैंक से आप लोन लेते हैं और कुछ आपके गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं इसको प्लेस कर दो। ये एक मतलब प्रैक्टिकल बात है कि जो व्यवसायी होते हैं वो हमेशा कुछ माल उनके गोडाउन में पड़ा होता है और उनको कुछ लोन लेना है। तो वो जो गोडाउन का माल होता है दैट इज मूवेबल, वो हमेशा खरीद बिक्री होती रहती है, लेकिन वो एक समय में भाई महीने भर का टर्नओवर दिखा सकते हैं ना। तो वो जो भी गोडाउन में माल है उसको कहते हैं कि बैंक से कि आप इसको ले लो, प्लेस कर लो, ये हमारा माल है और हमेशा हमारे गोदाम में इतने का माल पड़ा रहता है, ये हमारा स्टॉक स्टेटमेंट देख लो। तो बैंक कहता है ठीक है। तब देखिए यहां स्थिति क्या होगी, यहां स्थिति होगी कि अगर बैंक इसको फिजिकली उठा ले जाए अपने यहां, या इन गुड्स की जो डिलीवरी है गुड्स इन गोडाउन की, उसको अगर उठा ले जाए तो इनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये प्लेस होता है, ये जो वर्किंग वहां पे आप कह सकते हैं स्टॉक होता है, उसको भी प्लेस किया जा सकता है। तो बैंक क्या करता है, ये हाइपोथिकेट उसको बोलते हैं, हाइपोथिकेशन बोलते हैं। तो बैंक हाइपोथिकेट करता है, वो कहता है हर महीने आप मुझे अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करते रहो, जिससे मुझे ये विश्वास रहे कि आपका इतना माल आपके पास हमेशा बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आप बेच बाच के कुल मेरा पैसा भी खाली कर जाओ और मैं फिर कहां से वसूल पाऊंगा। तो देखिए जो हाइपोथिकेशन दृष्टि बाधित हुआ, मतलब उसने अपनी निगाह जमा रखी है आपके स्टॉक पे, आप उसमें बहुत निल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, आप उतना स्टॉक बना के रखें। तो इसको कहते हैं दृष्टि बाधित। अगर ये समझ में आ जाएगा तो चीजें आगे समझ में आ जाएंगी। तो हाइपोथिकेशन जो होता है, प्लेस जो होता है, वो हाइपोथिकेशन के भी माध्यम से हो सकता है। इसका एक केस है रीव्स वर्सेस कैपर। रीव्स वर्सेस कैपर, इसमें क्या होता है, एक शिप का कैप्टन होता है। शिप का कैप्टन क्या करता है, उसके पास एक क्रोनोमीटर होता है। क्रोनोमीटर मतलब टाइम वाइम नापने का मशीन कह सकते हैं। क्रोनोमीटर भाई महंगा आता होगा मुझे लगता है। क्रोनोमीटर को ये अपने शिप कैप्टन जो होता है, अपने ओनर को, शिप ओनर को क्रोनोमीटर प्लेस कर देता है, ठीक। लेकिन शिप लेके कैप्टन जा रहा है, तो क्या कहता है ओनर, क्या कहता है, ऐसा है तुम बाहर जा रहे हो, ये इतने जो वॉयज है आपकी, जो सामुद्रिक यात्रा है, इसमें इसकी जरूरत होगी, तो ठीक है, इट इज प्लेस टू मी। ध्यान दीजिएगा, इट इज प्लेस टू मी बट कीप इट विद यू फॉर द पर्पज ऑफ दिस। जो भी उनका वॉयज था, यात्रा थी, उसके लिए आप रखो, वापस आके मुझे दे देना। अब यहां कंफ्यूजन क्या पैदा हुई, डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं हुआ। डिलीवरी ऑफ पोजीशन किसके पास रह गया, कैप्टन के पास रह गया, कैप्टन के पास रह गया ना। तो कैप्टन ने क्या किया, इसको दोबारा किसी को प्लेस कर दिया, अगेन प्लेस्ड। अब क्या होगा, जब अगेन प्लेस्ड हो गया तो मामला अटक गया ना। अब जब ओनर ने कहा वापस करो, तो इन्होंने कहा आपको तो हमने दिया था, आपने लिया नहीं, तो वो तो फ्री हो गया, मैंने दूसरे को कर दिया। अब यहां समस्या ये हुई कि क्या ये वाला जो फर्स्ट प्लेस था वो वैलिड था,
क्या वो वैलिड था? तो कोर्ट ने कहा हाँ ये वैलिड था, और जो दूसरा प्लेस किए हैं इस प्लेस के अधीन है। मतलब अगर ये कहेगा तभी वो, चूंकि इसके हाथ में है ना चीज, ओनरशिप मतलब ओनरशिप तो नहीं बट जो पोजीशन है वो इसका माना जाएगा, हाइपोथिकेटेड है। तो यहां पे कहा गया कि जो पहला वाला प्लेस है वो वैलिड है, भले ही वो उसके पोजीशन में नहीं है। इसी तरह का सेम केस आता है बैंक ऑफ चित्तूर, CHITTOOR वर्सेस नारासिम्बुलु, कुछ दक्षिण भारतीय नाम है नारासिम्बुलु। इसमें क्या होता है, एक सिनेमा घर का मालिक होता है, वो कुछ चीजें प्लेस रख के, प्लेस क्या रखता है, जो उसके सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने के लिए प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको वो प्लेस करता है और लोन लेता है। अब देखिए यहां पे प्लेस जब किया तो अगर उसने उठा के अगर सारा माल दे दिया होता, प्रोजेक्टर भी दे देता और भी जो इक्विपमेंट्स है वो भी देता, तो फिर उसकी सिनेमा हॉल चलता कैसे? नहीं चलता। जो मैंने पहले बताया, गोडाउन में अगर कोई माल है उसको उठा के दे दे तो फिर हम व्यवसाय किस चीज का करेंगे? तो यहां यह हुआ कि इन्होंने प्रोजेक्टर और इक्विपमेंट्स बैंक को प्लेस किए। बैंक ने कहा ठीक है आप अपना सिनेमा हॉल चलाओ, मेरे लोन भी वापस करते रहना, हाँ मेरी निगाह इन पे बनी रहेगी। बदमाशी देखिए, बेईमानी देखिए, जो नारासिम्बुलु हैं इन्होंने उठा के बेच दिया, जो इनके वो सारे इक्विपमेंट्स थे, प्रोजेक्टर वगैरह थे, ही सोल्ड देम ऑल। अब बेच दिया तो क्या दिक्कत हुई? बैंक आ गया ना खतरे में उसका नुकसान होगा। जब वहां पे कहा गया, फिर से वही मुकदमा चलता है कि भाई इन्होंने बेचा क्यों, तो इसकी वैलिडिटी बताई गई कि आप भले ही नहीं दे सकते, ये है फिजिकली इट इज नॉट हैंडेड ओवर, येट द प्लेस इज वैलिड, एंड इसका जो अभी हम देखेंगे कि राइट्स होते हैं, ये उसको रिटेन कर सकता है, सेल कर सकता है, अपने पैसे वसूल सकता है जैसे चाहे। तो इनको ये अधिकार नहीं था, वो प्लेस जो हाइपोथिकेटेड था वो वैलिड माना जाएगा। तो ये आपके दिमाग में बात एकदम सेट होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले भी पढ़ा है, बेलमेंट में भी पढ़ा है कि जो गुड्स बेल की जाती हैं दैट शुड बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। एक निश्चित समय के लिए या एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो सामान वापस कर दिया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी गुड्स बेल की जा रही हैं एक निश्चित समय के पूरा ऑन एक्सपायरी ऑफ अ टाइम और आफ्टर अकॉम्प्लिशिंग द पर्पस, दो शब्द दिए गए हैं, ये दोनों होने पे वो सामान वापस कर दिया जाएगा। तो ये बेलमेंट की मैं बात कर रहा था। दूसरा परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि एक प्लेस की संविदा करेंगे कि भाई मैं आपसे उधार ले रहा हूं और उधार के सिक्योरिटी के रूप में मैं ये गुड्स आपको दे रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एज अ सिक्योरिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बस इसमें और कुछ नहीं होगा। जब भी आप लोन वापस कर दोगे या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस आप पूरा कर दोगे तो आपका ये चीजें वापस हो जाएंगी, वो एक अलग चीज है। तो एंड इट इज एसेंशियल टू अ वैलिड प्लेस, ठीक है। दैट डिलीवरी ऑफ द चैटल शैल बी मेड बाय द प्लेसर टू प्लेजी इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। जो आपको ये सामान दिया जा रहा है ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन होगा जो कि प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, मैंने शुरू में बात की कि फ्यूचर के लिए जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में आपको ये गुड्स हम दे देंगे और शायद जिसका अस्तित्व भी नहीं है, जो सुदर्शनम फिल्म वाला मामला हुआ वो यहां लागू नहीं होता है। ये जरूर है कि आपके पास ये नहीं हो सकता कि एक हाथ से आप इधर दे रहे हैं और एक हाथ से इधर आप वापस ले लें, गुड्स इधर दें और इधर से लोन ले लें, ऐसा नहीं जरूरी है। ये है ठीक है, आज हम आपको ये गुड्स दे रहे हैं, कल आप हमें लोन दे दीजिएगा, 2 दिन बाद दे दीजिएगा, 4 दिन बाद दे दीजिएगा, या वैसे वर्षा हो सकता है कि लोन आज मिल जाए,
लोन आज मिल जाए और गुड्स जो प्लेस करनी है आपको पता है वहां रखी है, वो मैं 2 दिन बाद दे दूंगा, बट दैट गुड्स मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एंड इन पोजीशन और ओनरशिप ऑफ पॉनर, उसके पास होनी चाहिए और अस्तित्व में होनी चाहिए, यह आवश्यक है। भविष्य की चीजों के लिए यहां बात नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब डिलीवरी एंड एडवांस जो भी डिलीवरी है या लोन है, दैट इज मतलब नीड नॉट बी साइमल्टेनियस, आप यू कैन से इट इज नॉट नीडेड दैट लोन एंड प्लेस मस्ट बी साइमल्टेनियस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि वो होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, एक हाथ दो एक हाथ लो, बाद में भी हो सकता है। इसका उदाहरण आपको एक पढ़ेंगे, ब्लंडेल ले वर्सेस एटनबरो का केस है। ये महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि तत्काल जरूरत नहीं होती, आप और परिस्थितियों का निर्धारण किया जा सकता है कि आपका उद्देश्य प्लेस करना था या नहीं था। इसको हम केस देखते हैं तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। ये नवंबर 1919 की बात है, नवंबर 1, 1919 1919 की बात है, जब प्लेंटिफ जो होते हैं इन्होंने अपना कुछ क्या ज्वेलरी किसको दिया, एक इसमें थर्ड पर्सन है मिलर। देखिए भाई मैंने जो कहा ना कि इनको देख के नहीं पता लगता कि वास्तव केस क्या हो सकता है। इसमें जो सबसे ये थी कि इन्होंने जो प्लेंटिफ हैं इन्होंने मिलर नाम के एक कह सकते हैं कि सुनार को या जो इनमें डील करता था उसको इन्होंने अपनी ज्वेलरी दी, ठीक है। तो ज्वेलरी दी कि तुम इसका मुझे क्या दे दोगे, ये लो और मुझे बताओ क्या दे दोगे। मिलर ने क्या किया, मिलर को यह समझ में आता है कि इन्होंने ये हमको गिरवी रखा है। अब इन्होंने मिलर ने किसी और आदमी को सेम डे 1000 पाउंड में प्लेस कर दिया, किसी और को दे दिया, ठीक। और क्या किया, 5 तारीख को ऑन 5th of नवंबर, 4 दिन बाद आप कह सकते हैं, 5 तारीख को 500 पाउंड। देखिए गणित कितनी बड़ी लोग पहले भी करते थे। 1919 के लोग ईमानदार नहीं थे, भले ही 2020 के लोग बेईमान हैं। 1000 पाउंड मिलर ने इनकी चीज का लिया और इनको 5 तारीख को 500 पाउंड दे दिया, 500 रुपए खुद अपने यूज के लिए रख लिया। मिलर की इसके बाद डेथ हो जाती है। ये सारी रायता फैलाने के बाद मिलर महाराज स्वर्गवासी हो जाते हैं। अब ब्लंडेल को पता लगता है कि मेरी ज्वेलरी इन्होंने इनको दी है और मेरे को मिला है सिर्फ 500 मिला है। तो लीगली उन्होंने, ब्लंडेल ने कोर्ट में 500 रुपए जमा किए, 500 जमा किए। और एटनबरो जो हैं, कौन है जिनके पास ज्वेलरी मिलर ने प्लेस कर दी है। अब कहते हैं कोर्ट में ब्लंडेल जमा करके कि 500 रुपए के लिए मैं दायी था और 500 रुपए मैंने जमा कर दिए हैं, कोर्ट से निवेदन करते हैं कि मेरी ज्वेलरी मुझे वापस दिलाई जाए। एटनबरो भी कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे होंगे, इन्होंने भी दस्तावेज पेश किए होंगे कि मिलर ने 1000 रुपए में मुझे ये प्लेस किया है, इनको क्या मिला है उससे मुझे मतलब नहीं है। पहला प्लेस भी इसमें वैलिड है, दूसरा प्लेस भी वैलिड है। अब प्लेंटिफ कहता क्या है कि मेरा कोई आशय ही नहीं था, इन्होंने प्लेस कैसे कर दिया, मिलर ने हमारा प्लेस कैसे कर दिया, हमारा तो कोई ऐसा आशय नहीं था। कोर्ट कहता है नहीं, अगर आप इस आशय से उससे पूछ रहे हैं कि आपको कितना मिल सकता है, आप उसको ज्वेलरी दे रहे हैं, तो यह माना जा सकता है कि आपका पूर्ण आशय रहा होगा उससे कुछ उधार लेना और उसको प्लेस रखना, और 500 रुपए आपने लिए भी हैं। तो फिर कहता है ठीक है, 500 रुपए जब मुझे मिले हैं तब तो मिलर के पास भी वो ज्वेलरी नहीं थी, तो प्लेस कैसे हो सकता है। तो बोले इससे मतलब नहीं है। जब वहां एक चीज साबित हो जाती है कि आपका आशय था प्लेस करना, तो मिलर उसको आगे भी प्लेस कर सकता था, ये उसका राइट था। आप जब उसको पे ऑफ करते तो आपको अपनी चीज वापस मिल जाती। तो कुल मिला के इतना वंडर होने के बाद ये होता है कि ब्लंडेल साहब आप लायबिल हैं, वो 1000 रुपए इनको दीजिए, 500 रुपए में काम नहीं चलने वाला, ठीक।
तो वो जो गुड्स दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया कि आपने इस प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट के अधीन आपने उस ज्वेलरी को प्लेस किया हुआ है। ठीक, तो ये वाला केस आपको ध्यान में रखना होगा।